यस, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, एम आई लाइव, ऑडिबल, विजिबल? तो कोई बात नहीं, हम पार्ट 2 से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, राइट? तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रपोजल के बारे में। जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना? पार्टी फ्री होती है कि आप कुछ भी डिसाइड करो। मान लीजिए अगर एक ये टेप है, मेरे सामने रखी है टेप, राइट? और आई होप आई एम लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल। यस, मान लीजिए ये टेप है और इस टेप का प्राइस कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज होना चाहिए। 30 रुपीज होना चाहिए। अब मैं इस टेप को आपको क्या करती हूँ, 5 रुपए में बेच देती हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पर कोई रोक सकता है कि नहीं नहीं, इसकी कॉस्ट तो 30 रुपीज होनी चाहिए मैम, आप 5 रुपए में से नहीं बेच सकते? नहीं, ये मेरी मर्जी है कि मैं इस टेप को, इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने का भी बेचूं, मैं इसका कोई भी प्राइस यहाँ पर लगाऊं। ठीक है? ये फोन है, इस फोन को मैं अपने किसी भी, चाहे मैंने कितने का लिया हो लेकिन आगे मुझे इसे रीसेल करना है, तो मैं इसका कितना भी दाम लगाऊं और वो दाम मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, राइट? ये सारी चीजें हैं। तो वही चीज यहाँ पर ये बताता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस तो पार्टी अपने आप बना सकती है, और अगर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया में आ जाता है तो कोर्ट उसको फिर इन्फोर्स कराती है। कोर्ट कहती है कि जी आपने वादा किया था ये काम करने का, तो अब आपको निभाना पड़ेगा। तो वही जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रही थी, वही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? चले, अब यहाँ पर जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, या जब भी हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, लॉ के बारे, मतलब एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, तो जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कम्युनिकेशन कैसे होगा या हमारा जो अग्रीमेंट है वो बनेगा कैसे। अब जैसे कि सबसे पहले ए और बी के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या दूंगी? एक ऑफर दूंगी। एक ऑफर दूंगी कि मैं कहूंगी कि गाइज, मैं कोई चीज यहाँ पर लेती हूँ कि मैं इस बुक को बेचना चाहती हूँ। ठीक है? या हमारे पास बेयर एक्ट ही है, चलिए हम इसी को ले लेते हैं कि मैं इस बुक को बेचना चाहती हूँ। पहले मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मेरे पास इस किताब को मैंने पढ़ लिया है और मैं इसे बेचना चाहती हूँ। ठीक है? तो यानी कि मैंने सबसे पहले क्या दिया? आप सभी को मैंने एक प्रपोजल दिया। एक प्रपोजल दिया कि मेरे पास एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किताब है एंड आई वांट टू सेल दिस बुक। अब जब तक मैं ये बात आपको बताऊंगी नहीं, कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मैं बेचना चाहती हूँ, या मेरा क्या डिजायर है, मेरा क्या विलिंग है, मैं क्या, मेरी इच्छा है, विल है, वो मैं कैसे बता पाऊंगी आपको? नहीं बता पाऊंगी ना, है ना? नहीं बता पाऊंगी ना। अब पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मान लीजिए शामिनी मुझे कहती है, एकता मुझे कहती है, मैम आई वांट टू बाय इट, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो यानी कि एकता ने क्या कहा? अपना एक जो मेरा प्रपोजल था उसको यहाँ पर अपनी एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है मैम, आई वांट टू बाय इट। अब मैंने इसका रेट भी बताया कि मैं आपको 100 रुपीज में ये बुक बेचूंगी। एकता ने कहा यस मैम, मैं 100 रुपीज में इस बुक को खरीदूंगी। ठीक है? अब मैंने एकता को मैंने कहा कि भाई इस बुक को आप मैं 100 रुपीज में बेचूंगी। अब मैंने कहा कि ये मैं 50 रुपीज लूंगी पहले एडवांस, एंड 50 रुपीज जब आपके पास डिलीवर हो जाएगी बुक, मैं तब लूंगी। यानी कि हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे मैंने कि 50-50 रुपीज। तो यानी कि हमने ये प्रॉमिस किया, जैसे कि उसने कहा ठीक है मैम, मैं एडवांस पैसे कर देती हूँ आपको 50 रुपए, एंड वंस आई रिसीव दिस बुक आई पे अनदर 50 रुपीज, द रेस्ट ऑफ 50 रुपीज टू यू गाइज। तो मैंने क्या किया? प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस किया, सेट ऑफ प्रॉमिस किया। अब इसके बाद यहां पर जब मेरे पास 50 रुपए आ गए या पूरे ही 100 रुपए आ गए, तो दैट मीन्स मेरे पास उसकी कंसिडरेशन, यानी कि उसका दाम आ गया है। कंसिडरेशन, उसका दाम आ गया है। और अब ये हमारा एक अग्रीमेंट बन गया है, अग्रीमेंट। और पूरे दिन में ऐसे अग्रीमेंट्स हम 50 करते हैं। हम कोई भी सामान लेने के लिए गए, हमने कहा भैया ये टेप दे दो, लो पैसा ले लो, अग्रीमेंट। हमने पैसा दिया, उसके बदले में टेप लिया, वो क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमने बुक दी, पैसा लिया, अग्रीमेंट हो गया है। कुछ सामान गए, ग्रोसरी लिया, अग्रीमेंट हो गया। मेडिकल शॉप गए, कोई मेडिसिन खरीदी, अग्रीमेंट। यानी कि कहीं पे भी हम कोई भी चीज लेन देन कर रहे हैं
वो सारी चीजें आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट में आ रहे हैं। कल को मान लो आप पैसे दे दो, सामने वाला व्यक्ति आपको चीज ना दे, तो आप उसको स्यू कर सकते हो कि जी मैंने इसको 10,000 रुपए दिए, इसने मुझे राशन का सामान नहीं दिया, घर नहीं पहुंचवाया, तो आप स्यू कर सकते हो। आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से मंगवाते हैं, तो वहां पे कुछ भी गलत आ जाता है, तो आप उसकी फोटो खींच के भेजते हो, वो आपको रिफंड करते हैं या रिप्लेस करते हैं चीजों को। मतलब जो भी हम दिन में ये सारी चीजें करते हैं, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो हम पैसा पहले पे कर देते हैं, राइट, और फिर वो प्रोडक्ट नहीं आता तो हम फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें डे टू डे हमारी किसके अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं, राइट। अब आगे हम लोग बात करते हैं पहले स्टेप की तरफ। जैसे मैंने आपको एक पहला स्टेप बताया कि एक प्रपोजल होना जरूरी है। प्रपोजल मींस ऑफर होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, अग्रीमेंट को इनिशिएट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल के बारे में। तो प्रपोजल कहां पर डिफाइंड है, आप देखिए, प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2A एज वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा, विलिंगनेस का मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे को जाहिर करता है, जैसे कि मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी दैट आई वांट टू सेल दिस बुक टू यू गाइस फॉर ₹100, तो ये मेरी इच्छा है और मैंने आप सभी लोगों को अपनी विलिंगनेस यहाँ पर बताई टू डू, या तो कुछ करने के लिए कि दैट यू शुड बाय दिस बुक, या तो खरीदने के लिए, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ करना करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन। अब जब ये मैंने अपना प्रपोजल रखा, इससे मैं आपका आपका क्या ले लूंगी, क्या ले लेंगे, एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। जैसे कि एकता ने कहा कि यस मैम आई वांट टू बाय दिस बुक, तो दैट मींस मुझे जो इसकी एसेंट लेनी थी वो मुझे मिल गई है कि हाँ चलो आप में से कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर राजी हुआ किताब को खरीदने के लिए। एंड टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस ही सेड टू मेक प्रपोजल, कि कोई एक्ट करने के लिए या ना करने के लिए, तो उसी को ही हम प्रपोजल कहते हैं, दैट टू बी कॉल्ड प्रपोजल। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए। सो ठीक है जी, उसी को हम प्रपोजल कहते हैं, और ये हमने पूरी एक स्टेटमेंट देखी है जो कि हमारे बेयर एक्ट की डेफिनेशन में दी हुई है। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, सिग्निफाइज। सिग्निफाइज, दैट वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का मतलब क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताने के लिए। और ये एक की शब्द है, जब तक वो पहुंची नहीं आप तक, जब तक वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट शुरू ही नहीं हो सकता, तब तक वो शुरू ही नहीं हो सकता, जब तक वो चीज आपके सामने इनिशिएट नहीं हुई, ठीक है ना, पहुंची ही नहीं। एंड डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल एंड प्रॉमिस, इट कैन मेड बाय मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर मिस कम्युनिकेट कर दूं कि गाइज आई वांट टू सेल दिस बुक, आप पूछ रहे हैं मैम प्राइस प्राइस प्राइस, तो मतलब मैंने आपको सिग्निफाई प्रॉपरली किया ही नहीं, है ना, सिग्निफाई प्रॉपरली मैंने किया ही नहीं, या मैंने ये नहीं बताया कि दिस इज न्यू बुक और ओल्ड बुक, इसके कुछ मटेरियल फैक्ट्स मैंने बताए ही नहीं, या मैंने ये नहीं बताया कि अंदर से मार्क्ड है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जब तक मैं प्रॉपरली किसी भी चीज को कवर नहीं सिग्निफाई नहीं कर पाई, तो वो एक वैलिड प्रपोजल ऑफर नहीं रहेगा। सिग्निफाइज का मतलब ये है दैट सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, thus an agreement is said to be whenever there is a valid set of promises from the both of the sides। जब दोनों ही साइड से एक पर्टिकुलर फैक्ट, उसी पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर एसेंट भी दी हो एंड प्रपोजल भी दिया हो, तो कोई मिसकम्युनिकेशन बीच में ना हो, ठीक है जी। चले, एंड जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि भाई ए ने प्रपोज किया कि वो अपना रेडियो देना चाहता है, ए ने बी को कहा कि मैं अपना रेडियो क्या करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, और बी ने कहा ठीक है मैं आपका रेडियो ले लेता हूँ, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रॉमिस ऑन पार्ट ए। अब यानी कि ए के पार्ट से ये वादा हो गया है कि वो अपना रेडियो किसको देगा, बी को ही देगा, और बी ने कहा कि भाई ये रेडियो मैं 500 रुपए का लूंगा, बट मैं इसके 500 रुपए आपको दूंगा, एंड ए एक्सेप्ट दिस, कि यहाँ पर ठीक है, तो यानी कि बी बाउंड हो गया है ए को 500 रुपए देने के लिए, और अब ये प्रॉमिस बी के पार्ट से हो गया, ए के पार्ट से प्रॉमिस ये कि वो रेडियो देगा, और बी के पार्ट से प्रॉमिस ये कि वो उसको उसके बदले 500 रुपए देगा। तो इसी को ही हम लोग प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस कहते हैं। अब बाकी द वे
कैसे दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो आगे टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं किसी भी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट? ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब जब दो प्रोमिसेस इकट्ठे हो जाते हैं, व्हेन टू प्रोमिसेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन अग्रीमेंट, जब दोनों ही पार्टी से प्रोमिसेस आ जाते हैं तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है, राइट? एंड बट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी समथिंग मोर, जो हमें 2H बताता है, दैट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम ये देखते हैं कि एक अग्रीमेंट की परिभाषा, यानी कि हमने क्या किया, हमने क्या दिया, हमने ऑफर दिया, फिर सामने वाली पार्टी ने इसको एक्सेप्टेंस किया, फिर इनके बीच में प्रॉमिस हुए, है ना, जैसे अभी हमने वादा किया रेडियो देने का, या सेट ऑफ प्रॉमिस हुए 500 रुपए देने का, दोनों के बीच में प्रॉमिसेस हुए, सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है जी। प्लस कंसिडरेशन, जैसे कि 500 रुपए देने का वादा कि हाँ हम इसके बदले पैसा भी देंगे, इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट, वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। और इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजों की जरूरत होती है जो हम इसकी डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम पढ़ रहे हैं ना, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे, एन अग्रीमेंट 2H के अंदर, 2H के अंदर आप देखेंगे ऑफर हमने कहां पढ़ा, 2A में पढ़ा, एक्सेप्टेंस हमने कहां पढ़ा, ठीक है, कंसिडरेशन हमने कहां पढ़ा, 2D में पढ़ा, ये हमने 2D में पढ़ा। फिर इसके बाद प्रॉमिस हमने 2B में पढ़ा, ठीक है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दो पार्टीज पढ़ा। अग्रीमेंट हमने कहां पढ़ा, 2E में पढ़ा हमने अग्रीमेंट, एंड 2H में हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, enforceable by law, that means the act of creating legal relationship। अभी हम इसको और तसल्ली से आगे पढ़ेंगे, और तसल्ली से आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो आइए, जैसे कि अभी हमने ऑफर पढ़ा, लाइक ऑफर क्या क्या होता है, इसी के साथ हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने तरीके के ऑफर होते हैं, वो पढ़ के ही हम आगे एक्सेप्टेंस पर चलेंगे, राइट? कंसिडरेशन, फिर अग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये सारी चीजों पे हम लोग साथ साथ अब आगे चलते रहेंगे। चले तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो हमारे ये इतने प्रकार के क्या होते हैं, प्रपोजल और ऑफर कहते हैं, जैसे कि जनरल कमेंट्स, इन्विटेशन टू ट्रीट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्रॉस ऑफर, जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। इनमें से भी एक सवाल यहाँ पर आ सकता है, तो आइए एक एक करके हम लोग सारी ही चीजें पढ़ते हैं, कितने तरीके के ऑफर्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस यानी कि जहां पर आप अपने वर्ड्स, एक्शन, रिटन, ओरल वे में आप अपना क्लियरली ऑफर बता रहे हो कि जैसे भाई मुझे ये सेल करना है, क्लियरली 20 रुपए की टेप बेचनी है, क्लियर ऑफर है, राइट? जनरल ये ऑफर है जो शब्दों से बताए जाते हैं और इन अ रिटन फॉर्म। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यार ये कौन सा कलर चलेगा इसमें, ये टेप है और ये टेप में वर्थ ₹20 देना चाह रही हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफर इज इम्प्लाइड ऑफर। ये ऑफर वो होते हैं जो दूसरे तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑक्शन, जब बोली लगती है, ऑक्शन करते हैं, तो वहां पर क्या होती है, बिडिंग, बोली लगाते हैं ना, एंड जब जो ऑक्शनर होता है वो क्या करता है, ऐसे हथौड़ा मारता है, तो यानी कि वो फाइनल हो गया। तो दैट एक्शन, दैट कंडक्ट, वो इम्प्लाइड बाय जिससे बिहेवियर के, बेसिक कंडक्ट के, उसे हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रकार का ऑफर, फिर उसके बाद हमें पढ़ने को मिलता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या है, जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा है, वर्ल्ड एट लार्ज। जैसे कि आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास में, मैंने सबको बताया कि गाइज आई हैव बैरिस्टर बैच, ठीक है, और बैरिस्टर बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर AIB20। इफ यू वांट टू क्रैक यू कैन बाय दिस बैच। तो मैंने सबको बताया, जो जो इस वीडियो को देखेगा उनमें से अगर जो भी इंटरेस्टेड होगा, दैट ही और शी कैन बाय द बैच, कर सकता है ना। तो जनरल ऑफर है जब मैंने पब्लिक एट लार्ज को यहाँ पर एक ऑफर दिया। नाउ कम्स टू स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ये होता है कि जब मैंने किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक पर्सन को दिया, केवल ये केवल आपके लिए नहीं है, मैं कहूंगी गाइज ये आपके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी हमारे जुडिशरी के कोर्सेज ले चुके हैं
उनके लिए ये ऑफर है। या जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पर 60% का ऑफ चल रहा है, तो यानी कि जो भी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हीं के लिए ना, स्पेसिफिक है, ओनली फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू want to prepare for judiciary exam, they can enroll in. तो वो specific भी हो गया, right? So these offer made to a specific person or a group and such offers can be accepted by. अब ये ऑफर वही एक्सेप्ट कर पाएगा जिनको ये दिया गया है, कोई जनरल या कोई और बता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये सर्टेन पर्सनल सर्विस के हो सकते हैं, सर्टेन पार्टी के हो सकते हैं, एंड वही पार्टी उसको उसी के साथ जो स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उसी के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस, क्लियर हो रहा है? चले आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफर होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है? आइए जी क्विकली हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉस ऑफर यानी कि ए ने बी को कहा कि वो अपना घर कितने में, 10 लाख रुपीस में बेचना चाहता है, ठीक है? और बी ने भी ए को यही ऑफर दिया कि मैं तेरा घर 10 लाख रुपीस में खरीदना चाहता हूं। इसने सेलिंग ऑफर दिया, सेल करना चाहता हूं, इसने बाय ऑफर दिया कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं। यानी कि आप इनके एरोज देख रहे होंगे कि ये एरोज क्या कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको हम ए कर लेते हैं और इसको हम बी कर लेते हैं, तो बी ने ये ऑफर इसको दिया। तो आप देख रहे होंगे इनके एरोज क्या हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी कि आपस में ही ये क्या हो गए, क्रॉस हो गए। क्रॉस हो रहे हैं, अगर मैं आपको लर्निंग टेक्निक बताऊं, क्रॉस हो रहे हैं यानी कि ऑफर 1 पहले क्या हुआ, पहले हुआ ऑफर 1 और ऑफर के बाद क्या आनी चाहिए थी टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी, बट एक्सेप्टेंस आई नहीं। और ऑफर के बाद एक और सिमिलर ऑफर आ गया, ऑफर 2, यानी कि व्हेन एक ऑफर के बाद दूसरा ऑफर एंड दीज बोथ ऑफर्स आर सिमिलर, देन दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स। क्योंकि ये एक्सेप्ट तो हुए नहीं, अगर ऐसे हो जाता तो एक्सेप्ट हो जाता एरोज, है ना, बट ये एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए, ये सिमिलर ऑफर्स हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रॉस ऑफर्स कहते हैं, ठीक है? भाई कोई भी डाउट लगे तो आप लोग प्लीज पूछते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, एंड जो स्टूडेंट्स बाद में भी इसको देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट इसको करते रहिएगा ताकि हम मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा पाऊं। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है काउंटर ऑफर। अगला जो होता है दैट इज द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि ये मेरी एक वॉच है, ठीक है, और ये वॉच में ए ने बी को ऑफर किया कि जो मेरी वॉच है ये मैं 2000 रुपए की बेचना चाहता हूं। नाउ बी ने उसको कहा कि यार नहीं, मैं तेरी वॉच को 1500 रुपए में खरीदना चाहता हूं। इसने क्या कहा कि मैं वॉच को 1500 रुपए में खरीदना चाहता हूं। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑफर 1 एंड ऑफर 2 अगेन टेक्निकली ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या कर दिया, काउंटर दे दिया। ए ने जब ये कहा तो बी ने इसे काउंटर किया कि नहीं, मैं तो तेरी वॉच को 1500 रुपए में खरीदना चाहता हूं, इंटरेस्टेड हूं फॉर ₹1500। सो नाउ अब ये काउंटर हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि पहले ए ने ऑफर दिया, फिर बी ने इसको काउंटर कर दिया, अलग दे दिया। यहाँ पे इसने 2000 रेट कोट किया था, इसने यहाँ पर 1500 रेट कोट कर दिया, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया, एक के बदले एक। तो यहाँ पे फर्क क्या है, ऑफर तो 2 थे लेकिन दोनों ऑफर्स क्या थे, डिफरेंट ऑफर थे। जहां पे हमने ये पढ़ा कि क्रॉस में दोनों सिमिलर ऑफर थे, ऑफर 1 एंड ऑफर 2 सिमिलर थे, एंड यहाँ पर ये वाले काउंटर थे, यानी कि 2 तो थे ऑफर बट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, अलग थे। क्लियर हुआ, दोनों इसमें अलग थे।
इज इट क्लियर? काउंटर एंड क्रॉस ऑफर्स। चले, तो अब यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसे जल्दी से रीड करिए, फिर हम आगे ऑफर पे चलते हैं। क्विकली रीड करें। डन, क्लियर हो गया? यस, इज एवरीबॉडी क्लियर? चले, सो ये आप दोनों, आपके सामने ये पूरा के पूरे दोनों स्लाइड्स थे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इनविटेशन टू ऑफर पर। इनविटेशन टू ऑफर यानी कि किसी को इनवाइट करना कि आइए, आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये टर्म पढ़ने में तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी लग रहा है, बट ये डेली हम लोग करते हैं। हम मॉल जाते हैं, है ना, हम मॉल जाते हैं, हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी हैव अ बकेट, बकेट में हम सामान डालते रहते हैं कि ठीक है, दिस आई वांट टू बाय, दिस आई वांट टू बाय, है ना, सामान डालते हैं ना, कि बहुत सारा सामान इसमें डाल दिया। और फिर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए हमने बहुत सारा इधर उधर सामान डाल लिया, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमने सामान डाला अपने बकेट के अंदर, और हम उस बकेट, सामान उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है सारा सामान, जब हमने बहुत सारा सामान डाल लिया, देन हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमें खरीदना है, तो हम एक एक करके उसको देते हैं शॉपकीपर को, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और फिर वो उसे एक्सेप्ट करके, बिल करके हमें एक्सेप्ट करता है, और हमें बता देता है कि इसका इतना अमाउंट हुआ, इसका इतना पैसा हुआ। तो यानी कि जब उसने सारा सामान डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, और जब हम उनमें से एक एक प्रोडक्ट को उठा के अपने बकेट में डालते हैं, ट्रॉली में डालते हैं, बाद में उसको कहते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स वी वांट टू बाय, तो उसने तो ऑफर के लिए हम इनवाइट कर लिया कि आइए मेरे स्टोर पर आइए एंड हमें ऑफर दीजिए, व्हाट यू वांट टू बाय, और फिर वो हम अपना सामान डालकर उसका पैसा दे के आते हैं, दे के आते हैं ना उसका पैसा। सो दैट इज कॉल्ड द इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि आप एक अल्कोहल की शॉप पर गए, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स वहां पर रखी हुई है लिकर शॉप के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि वो उसे बेचना चाहता है, ठीक है, जो भी लोग उसे खरीदना चाहते हैं वो लिकर शॉप में जाएंगे और वो इनवाइट करेंगे कि मान लो दिस पर्टिकुलर बॉटल आई नीड टू बाय, मतलब आई वांट टू बाय, इनवाइट करेंगे, वो कहेगा इसका इतना पैसा हुआ, उसको पैसा देंगे, और यहाँ पर एक तरीके से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसे हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। एंड इनविटेशन टू ऑफर विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इनविटेशन टू ट्रीट। तो दोनों ही सवाल आपके सामने आए, तो इनविटेशन टू ट्रीट यहाँ पर आएगा। एंड व्हाट इज मेड सेलर इज नॉट मेड बाय द सेलर, एंड आपको ऑफर सेलर नहीं देता, बायर एक्चुअली ऑफर दे रहा है कि ये सामान मैं खरीदना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में बायर ने दिया ऑफर, और फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह समझी, और वहां पर उसने अपनी इंटेंशंस बताई एंड एंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो सेलर के पास जाता है कि भाई मेरे पास ये लेना है, अब वो उसकी मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट और लेटिंग इट गो विदाउट एनी डिस्प्यूट, ओनली द एक्सेप्ट ऑफर विच एवर द फाइंड बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो उसको लगेगा उसी के हिसाब से वो उसे खरीदेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर की, साथ साथ रेवोकेशन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो रेवोकेशन ऑफ ऑफर देखिए आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 के अंदर, सेक्शन नंबर 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। क्या कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स and the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance। पहले अच्छा यहां तक बताइए, रेवोकेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग वो करें, क्या कहते हैं, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्विकली। यस, जल्दी से बताइए, यहां तक समझ आया?
तो देखिए क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 3 कि एक मिनट the communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocation of proposals and acceptance, respectively, are deemed to be made by any act, omission of a party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, revocation, on which has effect of communicating it. तो पहले एक बहुत ही सिंपल चीज से समझते हैं. वो सिंपल चीज क्या है? रेवोकेशन. रेवोकेशन ऑफ ऑफर. ठीक है, कब हम इसे रिवोक कर सकते हैं. रेवोकेशन का मतलब ये है. अच्छा, यह रेवोकेशन का, इससे पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम लोग अग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इधर दो पार्टीज होती हैं. दो पार्टीज, एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर देने वाला. दूसरा व्यक्ति कौन है? ऑफर एक्सेप्ट करने वाला. ऑफर एक्सेप्ट करने वाला. तो ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, प्रपोजल, दोनों ही शब्द कह सकते हैं. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑफर देता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रपोजर. जो ऑफर दे रहा है, जो किसी भी चीज को प्रपोज कर रहा है. एंड इसको हम लोग, जो एक्सेप्टिंग पार्टी होती है वो हमेशा डबल ही होती है, यानी कि ऑफरी एंड प्रपोजी. एंड प्रपोजी. तो ये दो पार्टीज होती हैं जो एक ऑफर देती है और एक ऑफर को एक्सेप्ट करती है. अब हम यहाँ पे थे रेवोकेशन ऑफ ऑफर पे. मान लीजिए रेवोकेशन का ये मतलब है कि जो ऑफर देने वाला है, ऑफर देने वाला मतलब जो ऑफरर है, वो अपनी ऑफर को विड्रॉ कर ले. ठीक है, विड्रॉल ऑफ, उसने क्या करा? अपने ऑफर को विड्रॉल कर लिया, वापस ले लिया. ठीक है, वापस ले लिया. दो चीजें हो सकती हैं, या तो वापस ले लिया या उसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, एंड कर दिया, कैंसिल कर दिया. लेकिन ये कब तक कर सकता है? कब तक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस. जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया उससे पहले वो कर सकता है इसे विड्रॉ. ठीक है, तो यही इसका रूल है, यही इसका नियम है कि जो ऑफरर है वो बिफोर द एक्सेप्टेंस अपने ऑफर को या तो रिवोक कर सकता है, विड्रॉ, एंड कैंसिल कर सकता है, और तब रेवोकेशन वैलिड होती है. अदरवाइज रेवोकेशन वैलिड नहीं होती. और तब रेवोकेशन की वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी क्या है कि जब ये विड्रॉल और कैंसिलेशन कहां तक? ऑफरी तक पहुंच जाए, ये कम्युनिकेशन उस तक पहुंच जाए, कम्युनिकेशन पहुंच जाए ऑफरी तक, है ना. रेवोकेशन की नॉलेज उसको मिल जाए. और अगर मान लो पब्लिक, एक ऑफर पब्लिक है, मान लो न्यूज़पेपर में दे दिया या पब्लिकली किसी एक सोशल मीडिया पर दे दिया, तो रेवोकेशन भी उस पब्लिक नोटिस के द्वारा ही दिया जाएगा. मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर में दिया, कोई बहुत सारे टेंडर्स ऐसे ऑफर्स निकलते हैं, तो उसी में ही उसका कैंसिलेशन आपको देना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि दिस पर्टिकुलर ऑफर हैज बीन विड्रॉन या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया है. ठीक है, तो ये जब हम सेक्शन नंबर 5 में पढ़ते हैं तो कंडीशंस ऑफ ऑफर, एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ ऑफर, इन सारी चीजों में पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. एन ऑफर, अगर आप पढ़ेंगे एन ऑफर कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन, सेक्शन नंबर 4 में आप देखेंगे, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट as against a person who makes it when it put into a course of transmission to that person. जब आपने उसको ट्रांसमिशन इन कोर्स में डाल दिया है, to whom it is made, किसको आपने बताया? जिसको आपने वो प्रपोजल दिया उसी को ही आपने क्या किया? ट्रांसमिट किया, उसको ही ट्रांसमिशन दिया. so as to be out the power of a person who makes it.
एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको आपने ऑफर दिया, जिसको आपने बनाया, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब तक वो उसके कम्युनिकेशन, उस ऑफरी के नॉलेज में नहीं आ जाती। ठीक है। सिमिलरली ऑफर की भी, विड्रॉल की भी, दोनों की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब आप जिसको भी वो दे रहे हैं वहां तक वो नॉलेज पहुंच जाए। आप देखो सेक्शन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी आपको यही कह रहा है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन प्रपोजल का तब कंप्लीट होता है जब वो उस नॉलेज, उस पर्सन की नॉलेज पर आ जाता है जिसको वो ऑफर दिया गया है, उसकी नॉलेज में आ जाता है। एंड अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट कब हो जाता है, जब वो अपनी पुट इनटू द ट्रांसमिशन कर देगा टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टर्स की, एक्सेप्टर ने मान लो कोई लेटर लिख के यस कर दिया, और जब उसने ट्रांसमिशन कोर्स मान लो डाक भेज दिया, पोस्ट भेज दिया, तब से उसके पास से वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, टू बी जब उसकी कंट्रोल से बाहर हो गया। अभी हम और इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मान लो रमेश ने एक ऑफर दिया सुरेश को कि वो अपनी बाइक बेचना चाहता है 50,000 रुपए की, अपनी बाइक को बेचना चाहता है 50,000 रुपए की। मंडे को ऑफर दिया, आज ऑफर दिया मंडे को, और कल उसने क्या करा, कल ट्यूसडे को सुरेश के एक्सेप्ट करने से पहले, माइंड यू, सुरेश के एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर दी एक्सेप्टेंस, रमेश ने सुरेश को इन्फॉर्म किया कि यार मैं अभी नहीं बेचना चाहता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं नहीं बेचना चाहता। सो इस केस में ये ऑफर वैलिड तरीके से रिवोक किया गया है, क्योंकि हमने क्या किया, बिफोर एक्सेप्टेंस उसे किया, तो वैलिड तरीके से रेवोकेशन यहाँ पर किया गया है। क्लियर हुआ? ऑफर लिया और छोड़ दिया तो क्या वॉइडेबल होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ध्रुव, ये तो बात की बात है, जब ऑफर लिया तो इसके बाद उसने छोड़ दिया, यानी कि कंप्लीट नहीं किया, ब्रीच कर दिया, वो लास्ट की बार है। एक्सेप्टेंस के बाद मैंने कैंसिल कर दिया तो ध्रुव, वही तो मैं कह रही हूँ, वो बात की बात है कि आपने एक्सेप्ट किया फिर नहीं लिया तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। आपने एक तरीके से ब्रीच किया, तोड़ दिया, ठीक है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाएगा कि ऑफरर क्या उसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने रेवोकेशन को समझा अच्छे से, इनविटेशन टू ऑफर को समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज दी एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, चलो एक्सेप्टेंस के ऊपर चलते हैं हम लोग। यस, देखिए एक्सेप्टेंस किस बारे में बात करता है, एक्सेप्टेंस हमें देखने को मिलता है टू बी के अंदर। टू बी देखिए क्या कहता है, टू बी promise when a person to whom the proposal is signed is isn't there, the proposal is said to be accepted and a proposal when accepted becomes promise। यानी कि एकदम एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत ही वो प्रॉमिस बन जाता है। ये हमें टू बी में समझ में आता है। ठीक है ना, देखिए क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines acceptance in to be when the person जिसके सामने प्रपोजल दिया गया है और वो अपनी एसेंट यानी कि अपनी हाँ, हामी या ना भी हो सकता है, जो भी उसकी इच्छा है ना, लेना है नहीं लेना है, ऑफ कोर्स ले रहा है, हाँ कह रहा है, एसेंट दे रहा है, और वो उसको कम्युनिकेट कर देता है, सिग्निफाई, अपनी एसेंट को कम्युनिकेट कर देता है, सिग्निफाई कर देता है। The offer is said to be accepted, तो वो ऑफर एक्सेप्टेड, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाता है। एंड जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो वो प्रॉमिस बन जाता है, तुरंत क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस के बाद मुश्किल है, एक्सेप्टेंस से पहले आप उसे रिवोक कर सकते हैं। जैसे ही सामने वाले बंदे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तब रेवोकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ये तो हमने पढ़ा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर में भी अभी पढ़ा हमने, ठीक है ना, रेवोकेशन ऑफ ऑफर में भी हमने पढ़ा। अब आइए, अ स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफर इज एक्सेप्टेड अनकंडीशनली ऑफर whom is request to make it will amount to acceptance when the offer is accepted तो it becomes promise। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताए, यही उसके एग्जांपल्स हैं। अब क्या तरीके हैं एक्सेप्टेंस के, क्या तरीके हैं, किस तरीके से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, तो दो तरीके से हो सकती है, एक एक्सप्रेस
और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कि बाय वर्ड्स, ओरल, रिटन वे में उसने कहा कि यस आई वांट टू बाय इट, मैं इसे लेना चाहता हूँ, ले, तो उसने बाय मीन ऑफ वर्ड्स, ओरल, रिटन उसने दे दिया। जैसे कि ए ने ऑफर को ए ने बी को ऑफर किया कि वो अपनी वॉच बेचना चाहता है, मेल किया उसको, और मेल का रिप्लाई बी ने दिया कि यस आई वांट टू बाय इट। तो लिखित वे में एक्सप्रेसली उसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर ऑफर को बाय कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सप्लिसिटली तो नहीं, बाय वर्ड्स, बाय उससे नहीं बोला, राइटिंग स्पीच बोलकर नहीं बोला, लेकिन उसने बाय कंडक्ट बोल दिया, कंडक्ट बोल दिया। जैसे जब हम ऑक्शनियर जो बोली लगाता है वो क्या करता है, बोली लगा रहा होता है 2001, 2002, 2000, 2500, और क्या करता है, ऐसे वो हैमर को वो करता है, फॉल डाउन करता है। तो उसके कंडक्ट से पता चल जाता है कि यार बिड कंप्लीट हुई और लास्ट अमाउंट इस प्राइस पे ये सेल आउट किया जा रहा है कि वो, एंड थ्रू सॉरी ये द स्ट्राइकिंग द हैमर थ्राइस, 3 बार ऐसे वो हैमर को स्ट्राइक करता है ऑक्शनियर, उससे पता चल जाता है कि अब ये लास्ट बिड इसने एक्सेप्ट कर ली है, ऑफर बन गया है बिडर, और ये इसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, राइट। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस हमने कर लिया है। ठीक है भाई, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि एक एक क्वेश्चन इन पे जरूर आ जाता है। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मान लीजिए ऑफर अप्रूवल कैन नॉट बी कंडीशनल। ए एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि वो अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है, और बी इसको रिवर्ट में क्या कहता है, बी कहता है कि वो तो लेगा लेकिन 1 लाख रुपए में लेगा, काउंटर दे दिया ए को। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई? यस, तो नहीं। जब हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहली लाइन में लिखा हुआ है द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी को 2 लाख रुपए में बेचूं, तो वो मेरी डिजायर है। और अगर उस डिजायर से हटके जैसे सीधा 1 लाख रुपए कम कर दिया तो वो फिर उसकी क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि ये 30 रुपए का है तो आप इसे 30 रुपए में ही खरीद ले, वो वैलिड है। अनक्वालिफाइड, काउंटर्ड नहीं है, नेगोशिएटेड नहीं है। सो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वो होना चाहिए, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू ऑफरर। बताओ एक्सेप्टेंस हो गया है। कम्युनिकेशन सिग्निफाइज, द वर्ड सिग्निफाइज यूज्ड इन द डेफिनेशन मींस अ लॉट, कि आपको बताना होगा। अब मान लीजिए आपने मुझे ऑफर दिया कि मैम मैंने आपको ऑफर दिया कि गाइज आप लोग ये फोन खरीदना चाहोगे। अब आपने क्या कहा, आपने यस लिखा और यस की पर्ची बनाकर आपने क्या करा, अपनी ड्रॉर में डाल लिया कि चलो बता दूंगी। तो क्या मुझ तक पहुंची आपकी एक्सेप्टेंस? जब वो मुझ तक पहुंची ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं हुई, सिग्निफाई ही नहीं हुई, सो आप मुझे कैसे बाउंड कर लेंगे कि कल को मैं ये फोन आपको ही सेल करूं? आप मुझे नहीं बाउंड कर सकते। सो एक्सेप्टेंस, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। एंड इट मे बी कॉल्ड नॉट एक्सेप्टेंस वेदर इट इज एन एक्सप्रेस, चाहे एक्सप्रेसली बताइए, इम्प्लाइड मैनर बताइए, बट बताइए तो सही, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस तीसरा, मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग मोड। अगर मैंने आपको कहा कि गाइस आप लोगों को ये फोन खरीदना, जिसको भी ये फोन खरीदना है आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, ठीक है। और जो भी कमेंट करेगा उनके मैं नहीं देखूंगी, टेलीग्राम से ही एक्सेप्टेंस मानूंगी। तो अगर आप टेलीग्राम करोगे, वही मोड जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से तो हम एक्सेप्टेंस लेंगे। तो आपको उस फॉलोइंग मोड को फॉलो करना होगा, ठीक है।
और द रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि मैंने आपको कहा गाइज ये चीज, ये ऑफर जो है फोन का ऑफर, ये केवल 2 डेज के लिए है, यानी कि एक आज के लिए 29 के लिए और 30th के लिए है। 1 तारीख को ये ऑफर नहीं रहेगा। अब आप यहाँ पर 1 तारीख को आ रहे हो, मैम मुझे तो ये खरीदना है, मैं कहूंगी नहीं भाई, आप रीजनेबल टाइम से आउट हो, अब आप नहीं ले सकते, टाइम गया। तो कल को आप मुझे सीओ करा रहे आई वांट टू बाय, मैं से बाय करना चाहता, मैंने एक्सेप्टेंस दी बट नहीं माने, क्यों? क्योंकि आपने वो रीजनेबल टाइम पर नहीं दिया। acceptance, it is very rare offer always acceptance time at times, therefore offer defines a time limit, आपको टाइम लिमिट देता है, and if does not it should acknowledge forever। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक सेक्शन, इवन एक केस लॉ भी है जिसमें हम लोग बात करते हैं। जल्दी से बताइए कि ये कौन सा केस लॉ है, कि जहां पर जो कि बात करता है वो केस लॉ, ठीक है, ऐसा कौन सा केस लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो बात करता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है, बहुत लैंडमार्क केस लॉ है और आता भी है। देखो अगर आप चुप बैठे हो, साइलेंट हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। दैट केस लॉ इज फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले। क्या है केस लॉ? फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले, 1862 का ये केस लॉ है। किस किस ने इस केस लॉ को पढ़ा हुआ है? कौन कौन है जिसने इस केस लॉ को जानता है, समझता है कि ये मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस मेयर साइलेंस के ऊपर बेस्ड है? किस किस को इस केस लॉ के बारे में पता है? देखो इसके फैक्ट्स क्या थे, इस केस के फैक्ट्स लॉ कि जो ये फेल्टहाउस है, फेल्टहाउस बंदा है ना, ये क्या करता है, ये अपने नेफ्यू को, जो फेल्टहाउस है ये अपने नेफ्यू, इसका नेफ्यू है, इसको ऑफर करता है कि भाई वो हॉर्स खरीदना चाहता है, टू बाय अ हॉर्स, एक घोड़ा खरीदना चाहता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि भाई अगर मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं सुनता हूं, ठीक है, तो मैं समझूंगा, अगर आप चुप रहे, अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा कि आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप साइलेंट रहे, अगर मैंने आपसे कुछ नहीं सुना, तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरे ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ये इसका फेल्टहाउस ये बोलता है। अब एक्सीडेंटली नेफ्यू उसमें क्या कहते हैं, बिजी होता है, राइट, बिजी होता है, वो इनकी कुछ रेसिंग वगैरह होती है पूरे केस लॉ में, तो वो चुप रहता है, एक्सीडेंटली वो इतना बिजी होता है कि वो जवाब नहीं, रिमेन साइलेंट, जवाब नहीं दे पाता है। और एक्चुअल में जब वो ऑक्शन ऑक्शन कर रहा होता है तो वो हॉर्स ऑक्शन में बिक जाता है, जिसके लिए फेल्टहाउस ने बोला होता है, और वो बताता भी नहीं है। अब इशू ये होता है, ये कहता है कि भाई, फेल्टहाउस कहता है कि इसने मेरे साथ तो ब्रीच किया, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या चुप रहना, क्या साइलेंट रहना, इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, क्या ये एक्सेप्टेंस है? तो कोर्ट इसमें ये फैसला सुनाता है कि साइलेंस कैन नॉट बी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सप्रेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट एक्सप्रेस होना चाहिए, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कम्युनिकेशन होना चाहिए। चुप रहने को आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे यही बात कहता है, mere silence is not acceptance if the offeree fails to respond to an offer made to him, his silence cannot be confused with the acceptance, ठीक है, ठीक है। और when communication is completed, सेक्शन नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कब कर सकते हो? एक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जाएगा कभी भी
उसके बाद नहीं, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। वही कम्युनिकेशन से पहले कभी भी, कम्युनिकेशन से पहले कभी भी रिवोक किया जा सकता है, वेदर इट इज ऑफर, वेदर इट इज ऑफर, ऑफर तो बिफोर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस बिफोर, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर हुए ये सारे पार्ट्स? Yes, to everybody. Is it clear or not? नाउ अब हम पढ़ेंगे अग्रीमेंट के बारे में। किसके बारे में? अग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बार प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 2 का सी जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो देखिए क्या कहता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। मेक श्योर आप लोगों के पास आपकी बेयर एक्ट हो तो आपको और इजीली अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, agreement, promisor and promisee, the person making the proposal, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर कराया था ना, इधर ये मैंने आपको पार्टीज का नाम कराया था। हाँ, तो यहाँ पर हम ऑफर देने वाले को प्रोमिसी भी कहेंगे, प्रोमिसर, और एक्सेप्ट करने वाले को प्रोमिसी कहेंगे। लिखा हुआ है ना कहाँ पर, ये 2C के अंदर, सी के अंदर देखिए, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डी कंसिडरेशन को, फिर आएगा ई, फिर आएगा यहाँ पर बाकी की सारी चीजें। तो अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? कंसिडरेशन को, फिर अग्रीमेंट पे आएंगे। ठीक है जी, चलो कंसिडरेशन पर चले। जस्ट अ सेकेंड। कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर 2D। देखिए लॉ कहता है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग कम्स फॉर फ्री, कुछ भी फ्री का नहीं आता, बट वी लव टू हैव समथिंग इन फ्री, फ्री गिफ्ट, हमें कुछ भी मिल जाए, बट ठीक है वो एक ऑफर के दौरान हमें चीजें मिल जाती हैं, बट इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता, सब चीजों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें कंसिडरेशन की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कंसिडरेशन की? ठीक है, अगर हम कंसिडरेशन किसी भी चीज को खरीद के नहीं लेंगे तो या तो वो गिफ्ट कहलाएगा कि किसी ने गिफ्ट दे दिया, या फिर वो ग्रेचुटोस बेलमेंट कहलाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि मैम आप मुझे अपनी कार दे दो कुछ दिन चलाने के लिए, मुझे ट्रिप पर जाना है, और मैंने आपको दे दी, तो ये क्या हुआ? एक बेलमेंट हुआ, फॉर ट्रांसफर वन थिंग टू अनदर, है ना, वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्पस, बेलमेंट हुआ, और मैंने उसके बदले पैसा नहीं लिया। दैट मीन्स वो ग्रेचुटोस, लव एंड अफेक्शन में दे दिया, हेल्प करने के लिए दे दिया, इसमें से कोई भी मैंने बिजनेस या फिर कोई पैसा इससे जनरेट नहीं किया। सो कंसिडरेशन की जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन के बैकडअप होते हैं, यानी कि जिसके पीछे कंसिडरेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट जिसके पीछे कंसिडरेशन वो रीढ़ की हड्डी है कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि जब कंसिडरेशन होगा तो आप अपने राइट्स को एट द टाइम जब कोई ऐसा हालात आ जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो उस दौरान पर आप क्या कर सकते हैं? उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, और ऑब्लिगेशन आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपको सामने वाली पार्टी को ऑब्लिगेशन में रखना है कि हाँ ये भी अपना जो टास्क है, अपनी ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करे, सो इट शुड बी बैक्ड अप विद कंसिडरेशन। सो ओनली प्रोमिसेस दैट आर बैक्ड अप बाय द कंसिडरेशन आर इन्फोर्सेबल, वही इन्फोर्सेबल होते हैं। क्योंकि बिकॉज कोई भी प्रॉमिस जब बिना किसी ऑब्लिगेशन के बना होता है तो वो रैश होता है, उसको मुश्किल होता है, एंड डिलिबरेशन की तरह होता है।
सो द रीजन मेकिंग कंसिडरेशन एसेंशियल, इसीलिए तो कंसिडरेशन को हमने अग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल पार्ट बनाया है, क्योंकि एक कंसिडरेशन होने से सामने वाली पार्टी के ऊपर या दोनों ही पार्टीज के ऊपर बर्डन होता है कि वो उसको फुलफिल करें। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, उसको फुलफिल करें, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करें। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए। कंसिडरेशन 3 तरह की हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसका क्या मतलब है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? देखो, ये पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर और बेहतर तरीके से समझेंगे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डिजायर का मतलब यही है कि मेरी कोई चीज है, मैं उसको अपनी इच्छा से, दाम से, जितना मुझे पैसा चाहिए उतना पैसा मैं डिजायर कर सकती हूँ, कोट कर सकती हूँ। द promiser, the promisee or any other person जिसको भी उसने दिया has done and abstain from doing or does abstain from doing or promises to do, to abstain from something, such act or abstinence or promise is called consideration of promise. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि प्रोमिसी यही हैज डन, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, हैज डन, दैट मीन्स पास्ट। ठीक है, या तो उसने किया था या उसने किसी चीज को रोका था या बचा नहीं किया था। फिर और डज कर रहा है प्रेजेंट, एंड और प्रोमिसेस टू डू सो, या प्रॉमिस करता है यानी कि फ्यूचर। ये तीनों ही चीजें आपको डेफिनेशन में दी हुई है। उस एक्ट और उस एब्स्टिनेंस, उस प्रॉमिस को कंसिडरेशन माना जाएगा। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जैसे माँ कहती है बच्चे को कि बच्चे चुप हो जाओ, बच्चे चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो उसने क्या किया, रोका, एब्स्टिनेंस किया कि तुम रो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट लाके दूंगी। तो दैट मीन्स, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है जी, यानी कि हमने एक ऐसा कहा कि भाई तुम अगर स्मोकिंग छोड़ दोगे, तो एक फादर ने कहा कि अगर तुम एक स्मोकिंग छोड़ दोगे तो भाई मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक नई गाड़ी गिफ्ट करूंगा। या पेरेंट्स यूजुअली बोलते ही हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुम यहाँ पर क्या करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा, बाइक दिलाऊंगा। तो यही सारी चीजें होती हैं कंसिडरेशन, मतलब यही सारी चीजें होती है जो एब्स्टिनेंस को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आइए इस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम लोग डील करते हैं, समझते हैं इसको क्या है। तो ये कहता है पास्ट मतलब व्हेन द कंसिडरेशन इज गिवन बिफोर द प्रॉमिस वाज मेड। ठीक है, आपने प्रॉमिस बनने से पहले ही कोई ऐसा एक्ट कर दिया कंसिडरेशन के तहत कि अब उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ना मतलब ये सारी चीजें जैसे कि जो पास्ट कंसिडरेशन है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन है, उसको विद एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, तभी समझ में आएंगी ये तीनों चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ए सेव्स बी एट द लेटेस्ट डिजायर, बी आफ्टर अ मंथ प्रोमिसेस टू पे अ ए। तो अब वो द एक्ट ऑफ ए विल अमाउंट टू पास्ट कंसिडरेशन फॉर अ पेमेंट मेड बाय बी, यानी कि उसने पहला कर लिया था, भूतकाल, पास्ट में ही उसने कोई एक्ट कर दिया था और उसने कहा था 1 महीने बाद आई विल पे यू। तो अब जो वो उसको पे कर रहा है वो उसकी पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट का जो एक्ट था उसके लिए उसको भी पे कर रहा है। यानी कि जब कोई प्रॉमिस पहले ही किए हुए काम का जो वादा है, वो प्रॉमिस क्या है, उसी का वादा है जो पहले किए हुए काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, और पास्ट कंसिडरेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये बोलता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारी कंसिडरेशन वैलिड है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता है प्रेजेंट कंसिडरेशन, यानी कि वर्तमान की हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ खरीदा, कैश सेल्स हम लोग करते हैं, अभी हमने कुछ लिया, उसका पैसा दे दिया, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हुई, हाथों हाथ।
मान लो रमेश गया मार्केट में, सुरेश से कहता है कि यार ये किताब मुझे दे दो 100 रुपए की, उसने कहा ले लो, उसने 100 रुपए दे दिए, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, इसका कोई पिछला अगला हिसाब नहीं है, या इसे हम लोग साइमल्टेनियस कंसिडरेशन भी कहते हैं। नाउ द फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसे हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, भविष्य का विचार, भविष्य के बारे में, कि आज हमने क्या कर लिया, आज काम करा लिया, लेकिन पैसा इसको हम लोग बाद में देंगे। ठीक है, जब कोई प्रॉमिस के बाद फ्यूचर में किया जाना हो, ठीक है, और ये दोनों ही काम और पेमेंट फ्यूचर में ही परफॉर्म होंगे, फ्यूचर में परफॉर्म होंगे। समझ में आ रहा है? मान लो रमेश ने, अगेन रमेश सुरेश ही मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम अगले महीने मेरे घर में पेंट कर देना, बुक कर लिया उसको, है ना, दिवाली आ रही है, अभी मेरे घर में पेंट कर लेना। तो ठीक है, जब वो आएगा पेंट करेगा तो वो उसको उसकी पेमेंट दे देगा, तो वो एक फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया है, मतलब ये काम या पेमेंट फ्यूचर में होने वाले हैं। सो इस तीनों चीजों को हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर से पढ़ा। तो ये तीन तरीके से चीजें होती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, यानी कि सिंपल बात है यार, मेरा सामान, मैं सेलर हूं और मैं इसे कितने का भी बेचूं, मान लीजिए इस किताब का प्राइस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं, लिखा होता है ना ये कहीं, अच्छा पीछे लिखा होता है, हाँ, इस प्राइस, ये मैंने 80 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, आज मैं इसे क्या कह रही हूँ गाइस, ये बुक है, ये मैं आपको हाफ प्राइस 40 रुपीज में दे रही हूँ। अब कोई इसमें वो कर सकता है इंटरफेरेंस की, नहीं नहीं अरे यार तेरी बुक तो एकदम न्यू है, तो 40 की नहीं बेच सकते, लॉ कह रहा है कि नहीं नहीं, जब तक आपकी बुक न्यू है आप इसे हाफ प्राइस में नहीं बेच सकते, आपको इसे 10% कम में बेचना होगा, या आपको इसे 10 रुपए आप कम कर सकते हो, 70 कोई नहीं दिया हुआ ना। तो जब मैं राजी हूं कि मैं अपनी किताब को कितने में भी बेचना चाहूं, तो सब राजी हैं। चलो ये तो बुक की बात थी, ये तो बुक की बात थी। मान लो ये एक घर है, आजकल तो आपको पता ही है प्रॉपर्टी रेट्स कितने हाई हैं। ए कहता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं कितने में, केवल 50,000 रुपए में, ओनली फॉर 50,000 रुपीज में बेचना चाहता हूं। तो अब घर तो लाखों के करोड़ों के हैं इनफैक्ट, लेकिन उसकी मर्जी एडिक्वेट हो या ना हो, अगर वो, बट हाँ ये इसकी क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, कोई इसके ऊपर दबाव वगैरह नहीं होने चाहिए, फ्री कंसेंट, वॉलंटरी इसका फैसला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दबाव में इससे इतना महंगा घर 50,000 का बिकवा रहा है, फ्री कंसेंट से यहाँ पर होनी चाहिए, मर्जी इसकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब एडिक्वेसी कितनी है या इसका पूरा प्राइस क्या बनता है, उससे कोर्ट को भी, जब कल को कोर्ट एनफोर्स करा रही होती है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यही तो कहा कि जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो क्या कर सकती हैं, अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर सकती है। तो सिमिलरली कंसिडरेशन need not to be adequate, consideration is equal or adequate for a it is not necessary that consideration equal होनी चाहिए, भरपूर adequate होना चाहिए from a promise made, however it is mandatory कि consideration जरूर हो। quid pro quo, एक मैक्सिम हम लोग पढ़ते हैं, that is quid pro quo, that something in return कुछ होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कुछ हो, एटलीस्ट कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी मर्जी से हो, उसकी इच्छा से हो, उसकी अपनी सहमति से हो। सो देयर शुड बी क्विड प्रो क्यो, ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ए सेल्स एक टेबल बेचना चाहता है 500 रुपए की, तो डिफिकल्ट, अब कोर्ट को क्या पता, अब कोर्ट इतनी फ्री थोड़ा ना कि बैठ के डिसाइड करेगी, अच्छा ये टेबल है, कितनी पुरानी है, कितने की ली थी, इसका बिल दिखाओ, अब तो अकॉर्डिंग इस हिसाब से इसका रेट इतना होना चाहिए ना, कोर्ट कहती है अपनी मर्जी से देख लो भाई, ना करो अपना डिसाइड कर लो, ना हो तो हम बैठे एनफोर्स कराने के लिए, बाकी हम डिसाइड नहीं करेंगे, कोई इसका एडिक्वेट अमाउंट नहीं बता सकता, कोई इसका नाप तोल नहीं कर सकता, ठीक है।
सो अगर ए सेटिस्फाइड है, यानी कि अगर जो प्रोमिसर है, प्रपोजर है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो सब सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? यस टू एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है मैम, थैंक यू सो मच शामिनी। चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और क्या कंसिडरेशन के यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं? नंबर वन, इट शुड बी रियल। रियल का क्या मतलब है भाई? रियल पैसा होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, है ना। इल्यूजनरी कैसे? इल्यूजनरी का मतलब कैसे कि ऑल्दो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, हमने कहा कि यार एडिक्वेसी की जरूरत नहीं है, पार्टीज कैन डिसाइड देमसेल्व्स, देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ एडिक्वेसी, बट वो रियल होना चाहिए। The consideration should not be physically impossible, legally not permissible, based on uncertain event. यानी कि अगर कोई कहे कि ठीक है यार मैं तुझे ये फोन दे दूंगी ठीक है, या आई विल गिव यू दिस गोल्ड रिंग, बट इसके लिए तुम्हें मुझे मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाने होंगे, तो यार ये तो फिर इम्पॉसिबल है ना, ये तो इम्पॉसिबल है ना ये लीगली परमिसिबल नहीं है कि ठीक है मैं तुम्हें ये फ्लैट दे देती हूँ, इसके बदले तुम मुझे ड्रग्स ला के दे दो, इलीगल है। वो रियल होनी चाहिए, कोई इल्यूजनरी, इलीगैलिटी, इलीगल, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शुड नॉट बी समथिंग विच इज प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू सो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जब हम अंडर दी टेबल काम करते हैं, मान लो एक व्यक्ति एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको वही काम करने के पैसे मिल रहे हैं सरकार से, उसको सैलरी मिल रही है, और वो काम करने का पैसा वो आपसे भी ले रहा है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी उस काम को करने के लिए बाध्य है, बाध्य है ना, जो व्यक्ति उसी काम को करने के लिए बाध्य है, वही काम करने के लिए आप उसको कंसिडरेशन वो नहीं माना जाएगा, वो फिर क्या माना जाएगा? करप्शन माना जाएगा। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड करप्शन। सो जब आप किसी को, वो ऑलरेडी उसी काम के लिए सैलरी ले रहा है, सरकार से पैसा ले रहा है, अपनी कंपनी से पैसा ले रहा है, उसी काम करने के वो आपसे भी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड द रियल और वैलिड कंसिडरेशन, वो नहीं है। ठीक है, अब चले आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आप क्लब कर सकते हैं सेक्शन नंबर 25 को। ठीक है, 25 भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। देखो, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज राइटिंग, और 25 को आप पढ़ सकते हैं इसके साथ। ये सारे कंसिडरेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, इट शुड नॉट बी इमोरल, इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट। सेक्शन 23 पढ़िए। सेक्शन 23 फीफीडो के बारे में बात करता है। 23 टॉक्स अबाउट फीफीडो, दैट मीन्स वो क्या होने चाहिए? परमिटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं होना। इसकी सारी इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट 23 की। तो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन कंसिडरेशन शुड बी नॉट बी इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। यानी कि अगर मान लो ऐसा करना है कोई कि भाई सुपारी देना, भाई जो सुपारी किलर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, उनको देना कि भाई ये लो पैसा ले लो और ये करना है तुम्हें, इसका काम तमाम करना है, तो ये इलीगल काम है भाई, आप ऑफेंस करने के लिए पैसा दे रहे हो। आप कल को ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो इसे पैसा दिया था, इसने मेरा काम नहीं किया, कोर्ट में केस कर सकते हो। या कह सकते हो कि मैंने तो इसे रिश्वत दी थी, इसने फिर भी मेरा काम नहीं किया, तो आप ये कह सकते हो नहीं, बिकॉज दिस इज इमोरल, इलीगल ऑफेंसेस हैं ये। ठीक है, ऑफेंसेस हैं ये। तो आइए हम लोग एक बार इसी के साथ क्लब करके सेक्शन नंबर 23 को भी पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 23। यस, 23 को पढ़े। 23 is very important section.
सेक्शन नंबर 23, आइए रीड करते हैं इसको हम लोग. What consideration of object are lawful and what not? The consideration of object is lawful. यानी कि वो ये कह रहे हैं किसी भी चीज की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी, सॉरी क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए. अब देखो, आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड है इसको लर्न करने के लिए. अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, इजी ट्रिक जानना चाहते हैं, तो एक वर्ड है फिफिडो. ये एक शब्द है जो सेक्शन नंबर 23 को एक्सप्लेन करता है. फिफिडो. नंबर 1, एफ का मतलब है, एफ का पहला मतलब क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ. कोई ऐसी चीज ना हो जो लॉ मना करता है, लॉ ने उसे त्याग रखा है, फॉरबिड कर रखा है, मना कर रखा है कि ये चीज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वो ड्रग्स है, फॉरबिडन बाय लॉ है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, आई से हम लोग क्या करेंगे, आई से कि इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन. अगर उससे क्या हो रही है, इंजरी हो रही है किसी व्यक्ति को, इंजरी टू एनी पर्सन. एफ का मतलब लिखेंगे यहां पर, अगला यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट. कोई भी ऐसी चीज जो फ्रॉड से ना की गई हो, फ्रॉडुलेंट. आई का मतलब है इमोरल नहीं होनी चाहिए, लिखा है ना, इमोरल नहीं होनी चाहिए. एक एक शब्द को पढ़ेंगे. इमोरल, इन सच मैनर परफेक्ट injuries to any other person, the court regards immoral. D का मतलब है defeat the provisions of law, defeat the provisions of law, provisions of law. और O का मतलब है oppose to public policy, which is opposed to public policy, opposed to public policy. तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं. तो इससे आप एक लर्न कर सकते हैं चीजों को. ठीक है ना, ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं. ये क्या था, इंजरी, इंजरी एंड फॉरबिडन बाय लॉ. तो इससे आप याद कर सकते हैं, ये आपको बताता है इन सारी चीजों के बारे में. ठीक है. अब देखो, इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस हम लोग पढ़ेंगे, और वो इलिस्ट्रेशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे इलिस्ट्रेशंस यहाँ पर आ जाते हैं. जैसे कि मान लो कुछ इलिस्ट्रेशन देखो, है तो काफी सारे यहाँ पर, 6 7 8 8 और भी हैं क्या, हाँ 10 11 इसके वो हैं. तो देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बी इलस्ट्रेशन को देखते हैं. ए ने प्रॉमिस किया कि वो 1,000 रुपए दे देगा इन द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो 1,000 रुपए दे देगा. एंड इफ सी हु ओन द सम मनी फेल्स टू पे इट and B promises to grant time to see accordingly. Here the promise of each party consideration, promise of the other party and their lawful consideration. ठीक है, ये lawful consideration के मैं इन फिफिडो से रिलेटेड बताती हूँ आपको. अब देखो ये क्या हुआ, H illustration को देखो. A promises to B to drop a prosecution. वो कहता है कि यार मैं तेरे खिलाफ जो केस है वो खत्म कर लूंगा, ले लूंगा वापस. ठीक है, रॉबरी का केस डाला था वापस ले लूंगा. और बी कहता है कि ठीक है, तू केस वापस ले ले, मैं जो सामान सारा जो चुराया वराया था वो रिस्टोर कर दूंगा. तो नाउ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, अनलॉफुल है. या अब देखो, ए बी और सी, ई इलस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं. ए बी और सी एक अग्रीमेंट के अंदर आते हैं. वो ये कहते हैं कि जितना भी हमने गेन एक्वायर किया है वो हम एक दूसरे में बांट देंगे, लेकिन वो जितना भी पैसा उन्होंने लिया है वो फ्रॉड करके लिया है, तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये लोग फ्रॉड का पैसा एक दूसरे में बांट रहे हैं. ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं. के इलस्ट्रेशन,
ए अग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज, मतलब लड़की को गलत काम के लिए क्या करते, हायर कर लेता है, एंड द अग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि ये इमोरल है, ऑफेंस है, दो द लेटिंग मे नॉट बी पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड, तो ये सब चीजें इमोरल है बेसिकली। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 23 और 23 को अगर आपको लर्न करना है तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं फीफीटो की। क्लियर हुआ? यस एवरीबॉडी? यस, क्या क्या? चलें, अच्छा एक आया है यहाँ पर, मैसेज आया है कि लॉफुल अनलॉफुल, अनलॉफुल कंसिडरेशन कौन सा होगा? अनलॉफुल कंसिडरेशन कौन सा एग्जाम्पल है अनलॉफुल कंसिडरेशन का? मान लीजिए ये हम तब कहते हैं कि जब कोई कंसिडरेशन कानून के खिलाफ हो। अनलॉफुल का मतलब पहले तो ये समझो कि कोई भी कंसिडरेशन जो कानून के खिलाफ हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, एक ही बात है, इलीगल काम के लिए दिया गया हो तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसने कहा कि पुलिस को रिश्वत देने वाला भी अनलॉफुल हो सकता है। पुलिस को रिश्वत दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा नाम एफआईआर से हटा दूंगा, ये अनलॉफुल है। ठीक है, ये अनलॉफुल है। ठीक है, वॉइड है। और क्या पूछ रहे हैं? अच्छा जी रश्मि, रश्मि पहले तुम एक ही सवाल लेकर आई हो यहाँ पर, डॉक्ट्रीन क्या होता है? एनीवन? डॉक्ट्रीन, हम लोग बहुत सारे डॉक्ट्रीन्स पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी डॉक्ट्रीन पढ़ते हैं। सिमिलरली ये एक फिलोसफिकल कह सकते हो एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, एक फिलोसफिकल एक प्रिंसिपल होता है जो किसी भी केस लॉ के द्वारा, जैसे हम पढ़ते हैं कोई केस लॉ आया तो वहां से वो प्रिंसिपल बन गया, राइट? या फिर कोई लैंडमार्क जजमेंट होता है, जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू बेसिस पर डेवलप होता है। तो ये एक तरीके के गाइडलाइन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वो क्या है, एक गाइडलाइन की तरह है कि जब तक ये प्लेजर में रहेंगे तब तक ये बंदा भी उसी के प्लेजर में रहेगा। तो उसको एक गाइडलाइन की तरह पढ़ते हैं कि जैसे जो अदर अथॉरिटीज हैं या अदर कोर्ट्स हैं वो उस डिसीजन को, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ते हैं कि जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक अलग अलग है, तो वो भी तो डॉक्ट्रिन से ही आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मैंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो रूलर के प्लेजर तक के काम करते हैं, जब तक वो रहता है तो वो ऑफिसर्स भी रहते हैं। तो यही सब चीजें हैं जो एक प्रिंसिपल को समझाता है, एक असूल समझाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक कह सकते हो आपकी ये, इट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। लीगल किया जा रहा है, जो कोर्ट्स उसे फॉलो करती हैं, अथॉरिटीज उसे फॉलो करती है, और वो एक तरीके से एक रूल की तरह बन जाता है कि सभी को उसको फॉलो करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपल इसे हम लोग डॉक्ट्रीन कहते हैं। मैम ये सेक्शन 23 BNS या BNS से समझ नहीं आ रहा। मैडम जी ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, उसी का 23 है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस टू एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? चले, शुड नॉट बी इमोरल ये हमने पढ़ लिया था। चले, अब नेक्स्ट चीज हमको पढ़नी है, चलो। सो अभी हम पढ़ते हैं कि हमने अग्रीमेंट पढ़ लिया, बाकी सारी चीजें पढ़ ली, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, दैट्स दी अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया, अब हम अग्रीमेंट पे चलते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, 2E पे चलते हैं, राइट, 2E पे चलते हैं। देखिए क्या है अग्रीमेंट 2E, पढ़िए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming the consideration for each other is an agreement। यानी कि जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दैट मीन्स ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट। तो यहाँ पर अग्रीमेंट बन जाता है 2E में। तो यानी कि एक अग्रीमेंट क्या है, वो एक प्रॉमिस ही तो है। क्या है वो एक प्रॉमिस है, वो एक प्रॉमिस है दो लोगों के बीच में, जो जैसे ही अग्रीमेंट बन जाता है तो वो कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं लॉ के, कि अब उसको भी ये काम करना पड़ेगा, वेदर टू गिव मनी इन रिटर्न और वेदर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, उसको एक्ट करना होगा, वो सारी चीजें। एंड सेक्शन नंबर 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अग्रीमेंट कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट को करने के लिए जो इसका फॉर्मूला है, उसकी एक एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले वादा, सबसे पहले तो पार्टीज, भाई पार्टीज, वादा कैसे, पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज शुड बी देयर। एक व्यक्ति कभी भी अग्रीमेंट नहीं बना सकता, 2 और मोर पार्टी शुड बी देयर। ठीक है, कि एक पार्टी क्या होगी, जैसे ऑफर देने वाली होगी, एक एक्सेप्टेंस पार्टी होगी, है ना। तो 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए। फिर इसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, राइट, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो हम 2B में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद प्रॉमिस, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तुरंत ही उसके बाद प्रॉमिस हो जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। देन कंसिडरेशन, उस कीमत, उस वादे की कीमत होनी चाहिए, उस चीज की कीमत होनी चाहिए। तो देन द कंसिडरेशन इज अ प्राइस ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न व्हाट इज गेट फॉर हिज एक्ट और ओमिशन, सेक्शन 2D, एंड एन अग्रीमेंट इज देयर फॉर अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा, 7 साल का छोटा बच्चा क्या लेता है, आइसक्रीम खाना चाहता है, wants to have an आइसक्रीम, और आइसक्रीम वेंडर के पास जाता है, उसको कहता है भैया 10 रुपए और मुझे ये वाली आइसक्रीम दे दीजिए। जैसे ही वो अपना बताता है कि भैया आई वांट टू बाय आइसक्रीम, 10 रुपए देता है और वो 10 रुपए के बदले उसको आइसक्रीम दे देता है, वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। बिकॉज बाय ने ऑफर किया, अब बॉय ने ऑफर किया कि भैया मैं आइसक्रीम लेना चाहता हूँ, वेंडर ने एक्सेप्ट किया, पैसा लिया और उसके बदले में उसको आइसक्रीम दे दी। सो कंसिडरेशन यहाँ पर हो गया, एंड व्हेन द कंसिडरेशन इज कंप्लीटेड दैट मींस अग्रीमेंट कंप्लीट। क्लियर हुआ, सिंपल। तो ये हमारा एक अग्रीमेंट बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, कितने तरह के अग्रीमेंट्स होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है अग्रीमेंट के बाद ही नेक्स्ट डेफिनेशन है वॉइड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वॉइड एग्रीमेंट, आगे देखेंगे वॉइडेबल एंड वॉइड एग्रीमेंट। वेरी गुड एरन, अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। अब जैसे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग अग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अग्रीमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के, एक वैलिड, एक वॉइड और एक वॉइडेबल, ठीक है। 3 तरीके से। डेफिनेशंस कहाँ पर है, दी हुई है, देखिए वॉइड हमें दी है 2G में, ठीक है। वॉइडेबल देखिए कहाँ दी है, वॉइडेबल वॉइड हमें दी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है वो, वॉइड अग्रीमेंट इधर है, वॉइडेबल हमें दी है I में, 2I में, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें वैलिड तो ऑलरेडी हम किस में पढ़ लेते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं 2E के अंदर, 2E के अंदर, यस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। पहले बताइए अब तक जितना मैंने कराया वो समझ में आ गया है आप लोगों को? क्विकली लेट मी नो, यस क्विकली।
बताइए, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। चले, जब हम लोग वैलिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स वैध, वैध बोलते हैं ना, क्लियर, जो अग्रीमेंट सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट रेक्विजिट्स को कंप्लीट कर रहा है, वो तो वैलिड हो गया, जो सारी चीजों को पूरा कर रहा है, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, सारा फॉर्मूला पूरा कर रहा है, वो एक वैलिड हो गया, ठीक है, वैलिड अग्रीमेंट हो गया। अब वॉइडेबल को आप देखेंगे और पढ़िए, वॉइडेबल कह रहा है, वॉइडेबल लिखने, वॉइड है, एन अग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड। दैट मीन्स ये क्या है, असमर्थ, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, असमर्थ। देखो कभी भी आपको पढ़ना हो ना तो डिग्लॉट की बेयरैक लो, डिग्लॉट, अभी देखो मेरी हिंदी और इंग्लिश की है, एक साइड हिंदी लिखा है, एक साइड इंग्लिश लिखा है, तो बहुत इजी होता है पढ़ना, आपको समझ में आती है। वॉइड अग्रीमेंट यानी कि ये मतलब क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, ये क्या है, अगेंस्ट द लॉ, वो वॉइड है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, कोर्ट में आप इसे इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हो, ठीक है, इसे हम लोग वॉइड अग्रीमेंट कहेंगे। अब आपने देखा कि जब भी हम लोग कभी भी, अच्छा देखो फिर आगे एक और आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट, और आपको दिखेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को एक बार साथ में पढ़ते हैं, किसको, वॉइड अग्रीमेंट को, वॉइड अग्रीमेंट को और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, ये हमने कहाँ पढ़ा, ये वॉइड अग्रीमेंट कहाँ पढ़ा हमने, 2G में, 2G में, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा 2J में। अब देखिए दोनों की डेफिनेशन को हम लोग एक बार क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या है इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। हाँ जी, लीगल एडवाइजर जी, डेली रहेगी ये क्लास, ठीक है, थैंक यू शामिनी मैम, अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, वॉइडेबल के तो कंडीशंस हैं ही आगे। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, और उसकी देखो सिंपल अगर हम बात करें तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल होगा, वॉइड होगा, तो उसकी पहचान अग्रीमेंट तक ही रहेगी, कभी भी उसकी पहचान कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं जाएगी। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था, यानी कि इनिशियली शुरू में तो इनिशियली ये वैलिड था, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में सब्सिक्वेंटली ये वॉइड हो गया, देन वो लेटर ऑन उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट शुरुआत से ही इनिशियली ही वॉइड था, समझ रहे हो बात, ये इनिशियली वॉइड था, लेकिन पहले ये वैलिड था, बाद में ये वॉइड हुआ, इसीलिए अब इसे हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए अब इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। ये अग्रीमेंट शुरू से ही इलीगल था, अगेंस्ट द लॉ था, तभी ये अग्रीमेंट तक ही रह गया, क्योंकि अग्रीमेंट के बाद जब हम इन्फोर्सिबिलिटी लगाते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर सारे वैलिड रिक्विजिट्स आ जाते हैं, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जब वो शुरू से ही इलीगल था, अग्रीमेंट की स्टेज पे ही वो इलीगल था, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, इसलिए उसे हम वॉइड अग्रीमेंट कहेंगे। ये तो कभी भी इन्फोर्स हो ही नहीं सकता था,
लेकिन शुरू में ये इन्फोर्स हो सकता था, लेकिन बाद में इलीगैलिटी आ गई, बाद में ही आ गई। ठीक है, इसका लीगल इफेक्ट था, इसका कभी भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं था, ऊपर वाले का कभी भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं था। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। मान लो ए ने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं एग्जांपल ले रही हूं, ए ने बी के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये घर, ये जमीन, सॉरी ये जमीन वो इसको बेचेगा 10 लाख रुपीस में। अब ये जमीन गवर्नमेंट ने क्या कर ली, एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। तो अब शुरू में तो क्या था इनका, शुरू में तो ये वैलिड है। अब जब जमीन ही एक्वायर हो गई तो अब बाद में सब्सिक्वेंटली ये वॉइड हो गया, अब पूरा नहीं हो पाएगा, अब हम इसे इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सरकार ने ही इसे एक्वायर कर लिया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ दिस टू बी कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब वॉइड अग्रीमेंट का देख लो, चलो वॉइड अग्रीमेंट का देख लो। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए टू किल सी, टू किल सी, क्या है, वॉइड है या वैलिड, वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड अग्रीमेंट है। तो ये शुरू से ही क्या था, इलीगल था, ऑफेंस करने को कह रहा था, तो ये वॉइड अग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये वॉइड अग्रीमेंट हो गया। सो कोई भी चीज जो एक्सटर्नल इवेंट की वजह से लॉ में कोई चेंज आ गया तो वो वॉइड हो जाता है, लेकिन ये वाला अग्रीमेंट शुरू से इलीगल, इमोरल, 23 अगेंस्ट, और मतलब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होने की वजह से शुरू से ही वॉइड होता है। सो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है जो हमने पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट which is not enforceable by law, it is called void, and void contract, a contract which ceases to be, पहले तो था but now it ceases to be enforceable by law। now अब वो enforce नहीं हो सकता। दूसरी लाइन में भी लिखा है when it ceases to be enforceable, when it is ceases to be enforceable, right? क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो यहां पर हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा भी। ठीक है, अब हम आज हमने देखो कहां कहां तक कर लिया, वही मैं चेक करी थी, हमने 3, 4 कर लिया। कल हम पढ़ेंगे 5th एंड 6th 7th। ठीक है, कल हम बाकी के फर्दर प्रोविजंस को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है, आराम से पूछो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछिए क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, आई एम हियर ओनली। जल्दी से बताइए। When agreements are contract, who is competent to contract, section 11, 10, कल हम लोग इनके बारे में स्टार्ट करें, मतलब इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले राइट। कल 12 में अभिषेक जी, एक्चुअली मैंने स्केड्यूल तो करवाई थी बट अभी थोड़ा सा ग्लिच हो गया था ना, क्लास बंद हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो पार्ट 2 अभी कंटिन्यू कर लिया। सो कल आई विल सी, आई एम नॉट कंफर्म बट 9 बजे तो होगी रात को। ठीक है, 9 बजे तो होगी। अभिषेक जी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ठीक है, चाहे तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, नीचे नाम लिखा है पूर्वा वत्स मैम, उसे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्या जो बेरा एक्ट AIB एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं, उन पर कोई मार्क हो तो ले जा सकते हैं, यस ले जा सकते हैं,
अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है, कुछ मार्किंग की हुई है तो यस आप लेके जा सकते हैं, बट उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत कुछ लिख लेते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं दिखा देती हूँ कि जैसे आपने ऐसे हाइलाइटिंग वगैरह की हुई है तो इट इज़ अलाउड, ऐसे की हुई है ना हाइलाइटिंग वगैरह, तो ये आपकी अलाउड है। हाँ, बट बहुत कुछ अगर लिखा हुआ है दैट इज़ नॉट अलाउड। नहीं, आपको लिखा हुआ अलाउड नहीं है, हाइलाइटर ये सब अलाउड है। ठीक है अभिषेक, तो 9 बजे ही रखेंगे फिर, ठीक है, जैसे सारे स्टूडेंट्स को ठीक लगे, ठीक है। सो यू गाइज यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही साथ आप लोग मेरा बैरिस्टर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू क्रैक दिस एग्जाम इन वन गो, तो आप इसे ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। 2998 इसका प्राइस है, और आपको सभी नोट्स, पीवाईक्यूज, केस लॉस, डॉक्ट्रिन, मैगजीम्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सारी चीज़ें मिलेंगी। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको 200 से भी ज़्यादा सेशंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ माय यूज़र नेम, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स डालती हूँ और आपके कोई भी मैसेजेस होते हैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। इसी के साथ गाइज गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और तैयारी करते रहिए डेली, और इस क्लासेस को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय।